प्रीलिम्स में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो नॉलेज मैटर करती है या एलिमिनेशन ट्रिक्स ज्यादा यूजफुल है? तो जिस किसी को जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अभी 3 चीजों में वो बहुत ही ज्यादा फोकस करके रखे। वो है उसके खुद के बेसिक नोट्स। कौन सी ऐसी सबसे बड़ी गलतियां हैं, सबसे टॉप की 3 गलतियां जो हर एस्पिरेंट करता अपनी लाइफ में? तो इसका उत्तर अगर मैं भगवत गीता से देना चाहूँ, कृष्णा कहते हैं कि बंधुरात्मात् मनः तस्य येनात् मैवात् मनः जिता अनात् मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्मैव शत्रुवत्। तो क्या पॉसिबल है किसी स्टूडेंट के लिए कि इन 40 दिनों में एग्जाम निकाल सके? ऐसी भ्रामक न्यूज़ेस आती हैं कि मैंने तो सिर्फ 15 दिन पढ़ के एग्जामिनेशन पास कर दिया जी, किसी ने कहा कि 30 दिन पढ़ के पास कर दिया जी। मैं ऐसा कहता हूं कि इन सभी भ्रामक चीजों पे आप ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि ये यूपीएससी एक पूरी इसका जो एग्जाम है वो पूरा प्रोसेस है। अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट ना करके सिर्फ पीवाईक्यू करता है यूपीएससी के पिछले 30 साल के, तो क्या वो ज्यादा बेटर है या हर साल की तरह वही कोचिंग्स के मॉक टेस्ट करता है? Those who are fearless and those who are hardworking, for them anything is achievable। सब कुछ प्राप्य है। देखिए इसमें मेरा जो राय ये है कि nothing can replace यूपीएससी पीवाईक्यूज, क्योंकि यूपीएससी की तरह कोई सोच नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावरपैक शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस साल का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 25 मई को होने वाला है और इस एग्जाम में जो सबसे हार्ड स्टेज मानी गई है वो है प्रीलिम्स की। क्यों? क्योंकि हर साल 10 में से सिर्फ 2 से 3 बच्चे ही इसको क्लियर कर पाते हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए ताकि आप भी इसको क्लियर कर पाओ? तो आज के इस शो में हम सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स, लूप होल्स के बारे में, ताकि आप जब इस पॉडकास्ट को देखो तो आप अपना क्लियर करने का सपना पूरा कर सको। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही नामी एथिक्स के फैकल्टी भगवान मिश्रा सर, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम को कम समय में निकाल सकते हो। तो सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मुकुल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ठीक है, तो सर पहले हम ऑडियंस को ये बता देते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक्चुअली में है क्या, कितने स्टेजेस होती हैं, ताकि फिर बाद में हम प्रीलिम्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो मुकुल इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज प्रीलिम्स की होती है, सेकेंड स्टेज जो होती है वो मेंस है और थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। ठीक है, तो सर अब प्रीलिम्स को डिकोड करते हैं। तो प्रीलिम्स में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो नॉलेज मैटर करती है या एलिमिनेशन ट्रिक्स ज्यादा यूजफुल है? मैं इस क्वेश्चन पे आऊं उसके पहले हम बहुत ही बेसिक से लेके चलते हैं। हाँ। ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और टू द पॉइंट समझ में आए कि किस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक होता है। तो जिस किसी को जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अभी 3 चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा फोकस करके रखे। वो है उसके खुद के बेसिक नोट्स जो उसने शायद किसी क्लासरूम प्रोग्राम में बनाए हों या कहीं यूट्यूब वगैरह से देख के या फिर किसी बुक को पढ़ के जो उसने क्लास नोट्स बनाए हैं उसको वो देखे। और बेसिक एनसीईआरटीज जिसको सभी लोग इग्नोर करते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है पीवाईक्यूज़ पे मास्टरी। पीवाईक्यूज़ पे मास्टरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके हर एक ऑप्शंस पे रिवर्स इंजीनियरिंग करना वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है किसी भी एक सोर्स से, इस टाइम पे चूंकि समय कम है, मुकुल ने बताया कि समय बहुत ही कम है और इस कम समय में हम किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं उसके लिए करंट अफेयर किसी भी एक सोर्स से आप अच्छे से कंपाइलेशन उसका अच्छे से पढ़ डालिए, उसको रिवाइज कर डालिए। अब ये हुई हमारी फाउंडेशन स्टेज जो कि जिसमें हमें महारत हासिल करनी है, ये है नॉलेज। लेकिन एक और भी एस्पेक्ट है, सिर्फ नॉलेज से आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। एक दूसरा स्टेज भी है जिसको कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अगर ये जो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज हैं, आपको नॉलेज तो आपको ये बता देगा कि आपको क्या आपने कुछ फैक्ट्स आपने याद कर लिए, हो सकता है आप प्रश्न आपने देखा, आप सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज से आपको सही आंसर तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे यूपीएससी की जो लैंग्वेज है, किस तरीके से यूपीएससी अपनी लैंग्वेज को फ्रेम करता है,
कौन कौन से वो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करता है, किस तरीके से वो वर्डिंग्स को इस्तेमाल करता है। क्योंकि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जो बहुत सारे जो हमारे जो एग्जामिनर्स हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, जो यूपीएससी का पेपर सेट करते हैं, उनका हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन को फ्रेम करने का एक तरीका होता है और उसमें बहुत इवोल्यूशन हुआ है। तो वो अगर किसी ने भांप लिया तो वो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अक्सर ही आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो इंटरव्यू दिए हैं उनके पास सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है और प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। उस 10 दिन के भीतर वो प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं, रिवाइज करते हैं और फॉरेस्ट तक का जिसका कट ऑफ सिविल सर्विसेज के कट ऑफ से 10 या 15 मार्क्स ऊपर जाता है, उसके कट ऑफ को भी बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, मुझे लगता है कि नॉलेज भी जरूरी है और उसके बाद ये एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है। तो सर ये तो हमने बात करी नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, एलिमिनेशन। तो आपने बताया कि हमें दोनों को कंबाइन करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो सर सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि हर एस्पिरेंट के मन में जो चीज़ें होती है वो क्या होता है कि वो हर रिसोर्सेज को पढ़ना चाहता है जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सबसे बड़ी गलतियां हैं, सबसे टॉप की 3 गलतियां जो हर एस्पिरेंट करता अपनी लाइफ में? तो इसका उत्तर अगर मैं भगवत गीता से देना चाहूँ, कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा मन ही है। बिल्कुल। और जब हम यूपीएससी का मार्केट देखते हैं तो पूरा मार्केट ही फ्लडेड है बहुत सारे रिसोर्सेज से और यूजुअली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कृष्णा कहते हैं कि बंधुरात्मात् मनः तस्य येनात् मैवात् मनः जिता अनात् मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्मैव शत्रुवत्। ओ अर्जुन, इस मन पे ही कंट्रोल करना है, अपने माइंड को फोकस रखो, इस मन को ही अपना दोस्त बनाओ और एनात मैवात बार बार प्रैक्टिस से इस मन पे अपनी पकड़ स्ट्रांग करो। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमको अपने जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड रखने हैं और उन्हीं रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करना है। सो सबसे महत्वपूर्ण जो गलतियां, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बार बार यूपीएससी एस्पिरेंट बार बार वो गलतियां दोहराते हैं। सबसे पहली चीज कि अपने बेसिक सोर्सेज को ही वो इग्नोर करते हैं। जैसे एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ते हैं। आपको बहुत ही ताजुब होगा कि अगर जो यूपीएससी में जो बच्चा आता है वो बहुत ही हाई फाई बातें करता है, लेकिन उसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स पे अगर प्रश्न कर दिया जाए, उसको नहीं पता फंडामेंटल राइट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ ओनली सिटीजन्स को अप्लाई होते हैं, वो उसको नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि जो फाउंडेशन है वो हमें स्ट्रांग करनी है क्योंकि यूपीएससी वहीं पर खेलता है। दूसरी गलती वो करते हैं कि बहुत दफा पीवाईक्यूज वो इग्नोर करते हैं। पीवाईक्यूज हमें इस तरीके से करना है कि बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए, हर एक ऑप्शंस पे मास्टरी होनी चाहिए। अगर मैं उदाहरण दूं मुकुल, तो 1997 या 1998 में एक प्रश्न में एक ऑप्शन में मैत्रिया पूछा हुआ था, मैत्रिया, और वही प्रश्न 2020 या 2021 में उसको रिपीट किया मैत्रिया को। शायद जब 1997 में जब वो प्रश्न पूछा गया वो सिर्फ एक ऑप्शन में था, लेकिन जब 2021 या 22 में जब वो प्रश्न पूछा गया, मैत्रिया जो कि फ्यूचर बुद्धा हैं उनके बारे में एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्वेश्चन ही बना दिया यूपीएससी ने। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर मैं एक और कठिन प्रश्न की बात करूं, जीन बाप्से त्रवर्नियर 2000 के अराउंड पे एक प्रश्न पूछा गया था और यूपीएससी ने उसे एक ऑप्शन में रखा और वही प्रश्न उन्होंने 2022 में फिर से रिपीट किया, डायमंड ट्रेवलर। और वो जब प्रश्न आया तो सभी लोग ताजुब थे कि क्वेश्चन कहां से बना, और ये जिन्होंने भी पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व किया होगा उनके लिए बहुत ही आसान होगा वो प्रश्न। अगर मैं हाल ही का कुछ प्रश्नों की बात करूं तो 2021 में 21 या 22 में एक सा प्रश्न था अंडरटोक कोएलिशन, ये किससे रिलेटेड है। तो बच्चों ने उस टाइम पे इग्नोर किया, लेकिन नेक्स्ट ही ईयर उस पे यूपीएससी ने 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया अंडरटोक कोएलिशन पे। कहने का मतलब यह है कि पीवाईक्यूज को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, हर एक ऑप्शंस को इस तरीके से पढ़ो कि वो ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है। ये दूसरी गलती करते हैं। और तीसरी गलती कि आप जब भी आप करते हैं तो वो मॉक की प्रैक्टिस नहीं करते। स्टूडेंट्स अक्सर वो क्या करते हैं कि नॉलेज को रट लिया और वो अब बस रट लिया, अब याद हो गया, अब कुछ नहीं, उसका एप्लीकेशन नहीं है। अनटिल अनलेस आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको वो स्किल डेवलप नहीं हुई। आपने अपनी गलतियों से अगर नहीं सीखा है
तो वो आपका स्किल का फॉर्मेशन नहीं लेती है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उनको आप सीखिए और उनको फिर अप्लाई करने की कोशिश करिए। और यही 3 गलतियां हैं जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, तभी वो नेक्स्ट स्टेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है मेंस पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो भगवान सर जैसे आपने बताया कि हम किन किन गलतियों का हमें इग्नोर करना चाहिए, और आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा है एलिमिनेशन टेक्निक्स पे, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आपने PYQs की भी बात की है कि अब जैसे हमारे पास 40-45 दिन का समय बचा है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, और हम मान के चलते कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन 40 से 45 दिनों में ही एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है और उसने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, चाहे वो कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको पहले टाइम नहीं मिला पर अब वो अपना फोकस रख के पढ़ सकता है, तो क्या पॉसिबल है किसी स्टूडेंट के लिए कि इन 40 दिनों में वो एग्ज़ाम निकाल सके? देखिए, ऐसे बहुत दफ़ा हम लोग देखते हैं कि ऐसी न्यूज़ आती हैं, ऐसी भ्रामक न्यूज़ें आती हैं कि मैंने तो सिर्फ 15 दिन पढ़ के एग्जामिनेशन पास कर दिया जी, किसी ने कहा कि 30 दिन पढ़ के पास कर दिया जी। मैं ऐसा कहता हूं कि इन सभी भ्रामक चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि ये यूपीएससी एक पूरी, इसका जो एग्ज़ाम है वो पूरा प्रोसेस है। प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में क्या करेंगे आप? मेंस तो एक पूरा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, केस स्टडीज। ये तो वेरिड सब्जेक्ट हुए। पर सर हम जैसे अभी हमारा फोकस मेनली प्रीलिम्स पे है, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स आने वाला है तो हम इसको डिकोड कर रहे हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो अभी 40 दिन बचे हैं, क्या उन दिनों में कोई भी स्टूडेंट निकाल सकता है एग्जाम, अगर हम मेंस का नहीं सोचे तो? हाँ, तो अगर उसका जो बेसिक अगर स्ट्रांग है, अगर उसने बेसिक्स कर लिया है, एनसीईआरटीज में पकड़ अच्छी है, तो उसका तरीका ऐसा हो सकता है कि वो PYQs पे बहुत फोकस रखे, PYQs में एक्सपर्टीज करे, मास्टरी करे, और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज की मदद से वो हो सकता है कि निकाल ले। लेकिन ऐसी वो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने प्रीलिम्स, क्योंकि मैं ये गलती जो है इसको कहता हूं मैं रैंक 13 प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि मेधा आनंद का अगर आप एग्जांपल देंगे, ऐसे बहुत सारे जो IAS ऑफिसर्स हैं या फिर जो ऐसे लोग जिन्होंने यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया और लेकिन वो कुछ अटेम्प्ट के बाद उनको सिलेक्शन मिला, तो क्या होता है कि एक आपने प्रीलिम्स तो निकाल लिया लेकिन मेंस आपका कभी नहीं होता है। आप उस लूप में फंस गए हैं कि प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ। मेंस के स्टेज में कई दफा ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास में आते हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स तो हो जाता है लेकिन मेरा मेंस नहीं होता है। तो जब तक आप ये हॉलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो तब तक आप पूरा एक ही ग्रो में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तीनों स्टेजेस को एक ही साथ में नहीं निकाल पाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर इफ एट ऑल कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि मैं इसी टाइम पीरियड में, मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है लेकिन अब मुझे इसी 30-40 दिनों में मुझे सॉल्व करना है, मुझे एग्जामिनेशन निकालना है, उसके लिए आपको PYQs पे मास्टरी करनी होगी, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज पे मास्टरी करनी होगी और आपको प्रैक्टिस करना होगा इनकी, जिसके लिए समय थोड़ा सा कम है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो सर जैसे आपने बात की PYQ PYQ पे हमें मास्टरी करनी है बेसिकली, तो मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है कि मान के चलते हैं कि किसी ने अभी तक बेसिक्स नहीं पढ़े हैं और वो पिछले 30-40 साल की, ठीक है, जैसे 1995 से लेके अभी तक या 1960 से, जब से भी मतलब उनके पास अवेलेबल है जो भी PYQs, वो कर ले सिर्फ, और अभी तक के सारे PYQs और रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि उसका ऑप्शन भी पढ़ लिया उसने, उसमें से शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, तो क्या सिर्फ उनको पढ़ के एग्जाम निकाला जा सकता है? तो अभी जैसे आपने कहा कि अगर उसने बेसिक नोट्स कर लिया है, हाँ। और मैं अब बहुत ही स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा कि पर सब्जेक्ट कैसे कैसे आपको PYQ सॉल्व करना है अगर आपको एग्जामिनेशन निकालना है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको 1995 से 2024 तक के सारे PYQs पे मास्टरी करनी है, सारे ऑप्शंस पे मास्टरी करनी है, क्योंकि वो ऐसा अगर होगा, अगर आपने 1995 से 2024 तक के सारे PYQs कर लिए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, तो आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% हो जाती है। तो कई दफ़ा ऐसा बोलते हैं लोग कि मेरा सर मैं अपने मॉक दे रहा हूं, मैं 60-70 मार्क्स ही मेरे आ पा रहे हैं। वो इसी कारण होता है क्योंकि आपने PYQs पे मास्टरी नहीं करी। तो सबसे पहली चीज, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 1995 से लेके 2024, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट 2013 से 2024, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
2008 से 2024 और पॉलिटी 2005 से 2024। ये अगर आपने कर लिया, मैंने बहुत ही स्पेसिफिक बताया है, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में बताया है, अगर आपने ये कर लिया और किसी एक करंट अफेयर, कोई भी एक करंट अफेयर कंपाइलेशन किसी भी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर डालिए, तो बिल्कुल ये श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक है, तो सर ने काफी बड़ी बात बोली है कि अगर बाई चांस अगर आपने अभी तक कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, जैसे एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ी है, सिर्फ आप अपना सोल फोकस PYQs पे लगाओगे कि 95 से लेके अभी तक 2024 तक का, और उनमें रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हो कि हर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको डिकोड करके और अपने उसमें से शॉर्ट नोट्स बना ले और एक करंट अफेयर की बुकलेट कर ले, तो चांसेस है कि आप निकाल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका एक प्री कंडीशन ये है कि बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, एनसीईआरटीज आपकी हो रखी होनी चाहिए, हो रखी है, तो वो बहुत जरूरी चीज है। अदरवाइज क्या होता है कि पीवाईक्यूज को समझने के लिए भी तो थोड़ा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यूज आसान तो होंगे नहीं, इसलिए उनपे भी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो सर जैसे अभी हमारे पास 40-45 दिन का समय बचा है, तो इस टाइम के बीच में हम अपनी रिवीजन और मॉक टेस्ट के बीच में कैसे बैलेंस बना सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि वो जो 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको मास्टरी करनी है, वो कौन कौन से हैं? बेसिक नोट्स, आपके बेसिक नोट्स प्लस एनसीईआरटीज, पीवाईक्यूज, अ करंट अफेयर कंपाइलेशन फ्रॉम एनी वन सोर्स, ईयरली कंपाइलेशन फ्रॉम एनी वन सोर्स। ये इसमें आपकी पकड़ हो गई, आपकी स्ट्रांग पकड़ हो गई। अब आपको प्रैक्टिस करना है। सी, कभी कभार किसी ने कहा, किसी टॉपर ने कह दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मैंने तो जी 100 मॉक लगाए थे, 150 मॉक लगाए थे। क्या आप एक्चुअली में इतने मॉक्स लगा सकते हैं इस टाइम पे? प्रश्न वो है। और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आप सिर्फ अपने दिमाग को फ्लडेड कर रहे हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंटेंट से और प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे आप। मैं उससे ज्यादा बेटर तरीका ये होगा, एग्जामिनेशन जब मॉक टेस्ट देते हैं वो किसके लिए होता है? बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है टेम्परामेंट, आपका टेम्परामेंट आपको टेस्ट करना होता है। जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे ना मुकुल, जैसे जब एस्पिरेंट जाते हैं, तो उस दिन आप अपने माइंड को काम रखें, वो बहुत जरूरी होता है। जिस दिन वो बच्चे पेपर दे रहे होंगे उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उस टाइम पे आपका माइंड कितना फ्लिकर कर रहा है, वो उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट होता है। कि आप गए और हो सकता है कि कई दफ़ा स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर ऑटो वाले ने प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हाइक कर दिए थे और उसके चक्कर में मेरी लड़ाई हो गई और पूरा दिमाग में वही घूमता रह गया और मैं पेपर अच्छे से नहीं दे पाया। कि अभी हाल ही में हमारे ही इंस्टीट्यूट में एक बच्चा जो कि मॉक टेस्ट पेपर दे रहा था, दरवाजे को खुलने और बंद होने की उस हल्की सी आवाज़ से डिस्टर्ब हो जा रहा था। अब ये मतलब ये हुआ कि आपका माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को एक प्रॉपर टेम्परामेंट देना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहली जरूरी चीज, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मॉक टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है? आपका टेम्परामेंट सेट करना। सेकंड चीज, मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है। लोगों ने देख लिया मेरे मार्क्स कितने आए, मेरे मार्क्स 70 मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, लेकिन उन मार्क्स को वो कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं। उसके एनालिसिस में आप 3-4 घंटा दीजिए, बैठिए कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, मैंने क्या गलतियां करी हैं। अगर रैंक 5 और रैंक 9 की बात करें तो वो हमेशा रैंक 5, रैंक 9, रैंक 1 इवन वो कहते हैं कि मैं एरर बुकलेट बनाया करती थी, जिसका मतलब यह है कि मैंने जो भी गलतियां करी हैं वो मैं लिखा करती थी और मैंने गलतियां क्यों करी हैं वो मैं लिखा करती थी। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, तो आपको कोशिश करना है कि वो सारी जो गलतियां कर रहे हैं, और ये कोशिश करिए कि वो गलतियां रिपीट ना हो। कि जैसे लास्ट ईयर ही शायद एक स्टूडेंट थे जिनका प्रीलिम्स निकला, वो कहते हैं कि सर मैं अक्सर ही जो इनकरेक्ट जो वर्ड पूछता है यूपीएससी में, जो इवन मॉक्स में पूछते हैं, मेरे से अक्सर ही इग्नोर हो जाया करते थे और जिसके कारण मेरा क्वेश्चन वो गलत हो जाया करता था। तो मैंने कोशिश किया कि अगली बार मैंने ये इंश्योर किया कि दिस एरर शुड बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड, और नेक्स्ट टाइम से मैंने वो गलती अवॉइड करी और मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन भी हुआ। तो ऐसे ही आपको अपनी गलतियों को भी पहचानना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है जी। तो भगवान सर, एक चीज़ और, जैसे आपने मॉक टेस्ट की बात करी, तो हर एक कोचिंग की अपना एक माइंडसेट होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि विजन का अपना एक माइंडसेट है, बाजीराम का अपना है, शुभ्रा रंजन का एक अपना है, बट बोलते ये है कि आपका माइंडसेट बनना चाहिए यूपीएससी के अकॉर्डिंग।
अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट ना करके सिर्फ PYQ करता है यूपीएससी के पिछले 30 साल के, तो क्या वो ज़्यादा बेटर है या हर साल की तरह वही कोचिंग्स के मॉक टेस्ट करना? देखिए, इसमें मेरा जो राय ये है कि नथिंग कैन रिप्लेस यूपीएससी PYQs, क्योंकि यूपीएससी की तरह कोई सोच नहीं सकता। जिस तरीके से यूपीएससी प्रश्न अपने बनाते हैं उस तरीके से कोई भी संस्थान प्रश्न नहीं बना सकता। लेकिन आपको पता ही है मुकुल कि जो यूपीएससी में जिस तरीके से प्रश्न आते हैं वो कभी कभार बहुत रैंडम प्रश्न होते हैं। तो उन रैंडम प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या टेम्परामेंट होना चाहिए, किस तरीके से मेरा माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट एक स्किल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। और उसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए मॉक बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप rather than focusing upon कि how many टेस्ट आई शुड बी गिविंग, कितने नंबर ऑफ टेस्ट मुझे देना है, मेरा फोकस यही होना चाहिए कि अगर मैं 10 मॉक भी लगा रहा हूं, जैसे रैंक 9 ने कहा कि मैंने सिर्फ 12 मॉक लगाए थे, तो अगर मैं सिर्फ 10 मॉक लगा रहा हूं तो उन 10 मॉक का मैं अच्छे से एनालाइज करूं, मैं देखूं तो सही मेरी गलतियां क्या हैं, मेरी मिस्टेक्स पता चलें कि एग्जामिनेशन कंडीशन में जब मैं बैठता हूं तो मैं कौन सी गलतियां करता हूं। तो अब एक चीज है कि आपने कहा कि PYQs अगर कर लें, सिर्फ PYQs कर लें, बेसिक नोट्स अच्छे से हैं और मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, मैंने PYQs अच्छे से कर लिए और मैंने करंट अफेयर कंपाइलेशन फ्रॉम एनी वन सोर्स अच्छे से कर लिया, तो क्या मेरा एग्जामिनेशन हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मेरी तरफ से जवाब ये है कि बिल्कुल आपका हो सकता है, लेकिन उसका प्रैक्टिस करिए, उसको कोशिश करिए, जितना हो सकता है उसको पुख्ता बनाने की कोशिश करिए, इसको एक स्किल का इस स्किल को रियलाइज करने की कोशिश करिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। ये सर क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था बेसिकली, जैसे बोलते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जब हम उस एग्ज़ाम को देखते हैं प्रीलिम्स को बेसिकली, तो उसमें हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट। 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर कोई बच्चा करंट अफेयर भी ना पढ़ के जाए, सिर्फ स्टैटिक पे उसकी मजबूती है, तो जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है तो वो उस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। तो क्या इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, कि अक्सर ही हम इसको मैं इस तरीके से पुट इन करना चाहूंगा कि अक्सर ही हम बहुत सारा मार्केट में जो फ्लडेड है, जो भी रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस करने की कोशिश करते हैं और हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो बेसिक बुक्स जो स्टैटिक बुक्स हैं। तो नो डाउट स्टैटिक बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, वो एग्जामिनेशन में आपको वो माइंडसेट दे देंगे कि आपका वो जो नॉलेज जो रिक्वायर होता है एग्जामिनेशन को निकालने का, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर देती हैं। बिल्कुल सही बात है, स्टैटिक अगर आपको खत्म करना है तो फ्रॉम बेसिक बुक्स बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि मॉक्स का रोल उतना ही है जितना आपका टेम्परामेंट सेट करने का, आपको वो स्किल देखने का कि मैं एक्चुअली में ये गलतियां करता हूं और उन गलतियों को दोबारा दोहराऊं नहीं, तो उन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक्स की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप स्टैटिक बुक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये सिर्फ एक पेपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी की बात नहीं है, वो ऑल टुगेदर सभी पेपर्स में ही ऐसा है। जैसे कि अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहूं तो मुकुल, वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में प्रश्न था, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस के बारे में प्रश्न है, ऐसे डीएनए आरएनए के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में प्रश्न पूछा गया है। ये सारे बेसिक्स तो क्लास 9-10th की बुक में अवेलेबल रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्टैटिक अगर पकड़ अच्छी है, बेसिक स्ट्रांग है, तो नो डाउट आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो सर मेरा कहने का सेंस ही है, क्योंकि मैं इस चीज पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे नहीं होती कि वो मॉक टेस्ट खरीद सके, जो 20-30 रुपए का तो मिनिमम एक आता ही है। तो उनके पास जो इजीली अवेलेबल चीज है वो है PYQ की बुक, क्योंकि शायद 200-300 रुपए की आती है, उसमें सारा कंपाइलेशन रहता है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि उन 10-12 क्वेश्चंस के लिए जो आप कह रहे हो कि टेम्परामेंट सेट करते हैं यूपीएससी के लिए, तो उन 35 टेस्ट सीरीज को करना मेरे हिसाब से वो टाइम कॉस्ट बेनिफिट तो आपको नहीं देगी, क्योंकि हमें पता है कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बैलेंस्ड रहता है, वो हर बच्चे को देख के बनाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे सिर्फ NCERT अवेलेबल है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। दिल्ली के बच्चों को थोड़ा सा अपर लिमिट इसलिए मिल जाती है कि क्योंकि यहाँ पे कोचिंग्स वगैरह हैं। तो मेरे हिसाब से कहने का सेंस सिर्फ ये है कि अगर हम PYQs पे ही फोकस करें तो हाँ, हम इजीली उसको निकाल सकते हैं अगर हम मॉक टेस्ट भी नहीं करते हैं,
क्योंकि 10-12 ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिफिकल्ट रहते हैं उसमें। 50 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि हर कोई इसको कर सकता है। जी, तो इस बात में सच्चाई है भगवान जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल। अगर आप जैसे जब उन मॉक्स को जिस तरीके से आप देते हैं 2 घंटे की तरह 9:30 to 11:30 बैठ गए, CSAT का पेपर 2:30 to 4:30 आप बैठ गए, तो आप उस तरीके से अगर उस एग्जामिनेशन को उस तरीके से आप दे रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मुकुल जी, आपको ये याद रखना होगा ये कंपटीशन है, और आपने शुरुआत में कहा था कि 10 में से सिर्फ 3 ही निकाल पाते हैं। तो इसलिए जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना उस पे मज जाएगा, जो जिसको जितनी ज्यादा पकड़ होगी उस लैंग्वेज की, वही निकाल पाएगा। और इसी में ही मतलब अगर आप कह रहे हैं कि PYQs में ही अगर कोई मास्टरी कर ले, तो हम लोग डिस्कस भी तो वही कर रहे हैं कि PYQs पे मास्टरी, तो PYQs के हर एक ऑप्शन पे मास्टरी होनी चाहिए। अगर किसी ने कर लिया तो नो डाउट अबाउट इट वो निकाल ले जाएगा। हाँ, तो मेरा और वो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल ले जाएगा। हाँ, तो मेरा कहने का सेंस सर वही है कि हम रादर देन मॉक्स लगाएं, हम ये कर सकते हैं कि पिछले 10 साल के जो पेपर हैं यूपीएससी के, हम वैसे की वैसे इसका प्रिंट निकाल के और उसी टाइम में करें, जैसे 9 से 11 के बीच में होता है, और वही ही पेपर, ताकि हमारा माइंड उस यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ सके कि हाँ यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन सेट कर रही है। क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, हर एक कोचिंग सेंटर का अपनी एक लैंग्वेज होती है, पर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो करती है कि यूपीएससी किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे। बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड सेट तो उससे फ्रेमवर्क होना चाहिए ना। क्योंकि आपने देखा होगा जो मॉक टेस्ट जो कोई भी कोचिंग सेंटर XYZ बनाती है, वो किसी की बहुत ज्यादा हार्ड होती है, किसी की बहुत ज्यादा सिंपल होती है, कोई मीडियम चलता है। पर यूपीएससी के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि वो तीनों को कंपाइल कर देते हैं, इजी भी रहता है, मीडियम भी रहता है और हार्ड भी रहते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है कि हमें रादर देन मॉक टेस्ट पे हम ज्यादा फोकस करवाएं, पहले हमें फोकस करना चाहिए PYQs पे। पहले हमें फोकस करना चाहिए बिल्कुल PYQs पे। और उस पे मैं एक चीज और एडिशन देना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे हैं और ये बच्चे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि PYQs पे मास्टरी ये बेसिक चीज है, फाउंडेशनल चीज है, ये होनी ही चाहिए। इसके अगर ये नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो बेसिक नोट्स, PYQs, दीज आर मस्ट। और उसके ऊपर अगर आप कुछ करना चाहते हैं देन आप मॉक्स की प्रैक्टिस करिए और फिर अपने प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट स्टेज पे आप ले जा सकते हैं। ठीक है जी। तो सर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ डायरेक्ट बुक खोली, उसमें अपने वो स्टिकी नोट्स आते हैं, उस पर उन्होंने कुछ लिखा और उसी में हाइलाइटर से उसको मार्क कर दिया और डेट्स इट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खुद के नोट्स बनाते हैं कि यार मैं बुक नहीं खोल सकता, मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। तो आपके हिसाब से कौन सी अप्रोच ज़्यादा यूजफुल रहेगी बच्चों के लिए, डायरेक्ट बुक से पढ़ना या नोट्स बनाना? अभी जितना टाइम बचा है मुकुल, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, जैसे भी आपने पढ़ाई की है, वो आप वहीं से रिवाइज कर लीजिए। जैसे अगर आपने लक्ष्मीकांत के अगर अभी नोट्स नहीं बनाए तो आप अभी नहीं बैठेंगे नोट्स बनाने के लिए, और जो भी हाईलाइटेड पोर्शंस हैं उनको रिवाइज करिए। उसमें एक दूसरा एडवांटेज ये भी है कि जो कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं, जैसे जिस तरीके से आपने रिवाइज किया है वो सारा कॉन्टेक्स्ट रिवाइज हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जहाँ से अभी आप कुछ नया चीज़ मत करिए, सिर्फ रिविजन पे फोकस करिए। क्योंकि आप ये चीज़ पाएंगे कि यूपीएससी हमेशा अपने पेपर्स में सच के आसपास का झूठ बोलता है। तो अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाए, वो किस कॉन्टेक्स्ट में की गई बातें हैं उनको नहीं पकड़ पाए, तो शायद वो आप यूपीएससी की लैंग्वेजेस में कंफ्यूज हो जाएंगे, यूपीएससी की लैंग्वेजेस में कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि आर्टिकल 21 के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ था और उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 भी डाला हुआ था, लेकिन उसका उत्तर आर्टिकल 21 था, राइट टू प्राइवेसी वाला जो प्रश्न था। अब बहुत सारे बच्चों ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में किया, लेकिन अगर आप बेसिक एनसीईआरटीज में जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहां पर भी उन्होंने राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात किया है और आर्टिकल 21 में होना चाहिए उसके बारे में बात किया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बेसिक चीजें हैं, जहां से भी आपने पढ़ाई करी है, जहां पर भी आपने हाईलाइटेड कर दिया है, उसी चीजों को रिवाइज करने के लिए कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, लिबर्टी का उन्होंने पूछा था। तो लिबर्टी पे प्रश्न पूछा हुआ था और लिबर्टीज पे उन्होंने किया था कि पहला ऑप्शन उन्होंने डाला अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट और लास्ट डी ऑप्शन उन्होंने दिया कि गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर पर्सनालिटी फुली। अब आप कॉन्टेक्स्ट अगर आपने नहीं समझा और सिर्फ बेसिक ऊपर से आपने देख लिया, किसी शॉर्ट नोट्स कोई गाइड आपने पढ़ ली, तो आप अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मार के चले आएंगे।
लेकिन अगर आपने किसी जिस सोर्स से भी आपने पढ़ा हुआ है, अगर कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी जहां से शुरू होता है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट से शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी देखेंगे तो इट इज गिविंग फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो आपको डी ऑप्शन चुनना चाहिए था, और यूपीएससी यहीं पर गेन करता है। तो यूपीएससी हमेशा सच के आसपास का झूठ बोलता है। तो अभी तक जो भी आपने जिस तरीके से किया है उसी तरीके से आप आगे लेके चलिए। जो भी चीज है, जो नोट्स आपने, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को रिवाइज करिए, या फिर आपने जो बुक से, अगर आपने बुक को हाईलाइट किया है तो उसको अच्छे से करिए। अब जो स्टूडेंट्स 2026 मतलब कि अब नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप नोट्स बनाने पे फोकस करिए, क्योंकि नोट्स क्या होता है कि आप अगर आपने नोट्स बनाया है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज हो जाते हैं। कई दफा आप सुनेंगे कि बहुत सारे टॉपर्स ने भी इवन लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए हैं, तो उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नोट्स बनाइए। लेकिन अभी जिनका प्रीलिम्स अभी 30-40 दिन बाद है, उनको मैं कहूंगा कि जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है तो उसी सोर्स से आप अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है भगवान सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं 4 जिसको सबसे पहले हमें करना चाहिए, ताकि अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर रहा है तो उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ उसी से हो जाए। तो अगर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये 4 फाउंडेशनल पिलर्स हम बोलते हैं इनको। इसको कहते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अगर आपने ये 4 फाउंडेशनल पिलर्स पे अपनी पकड़ बना के रखी है तो बहुत ही आसानी से आप वो रेंज पा सकते हैं। अब रही बात जैसे पॉलिटी है, तो अब जैसे मैं रादर देन डिस्कसिंग दीज थीम्स, क्योंकि फिर ये पॉडकास्ट का टाइम बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन मैं तरीका बता देता हूं आपको। जैसे कि मुकुल सर आपने बताया कि जैसे आपने, जब आप कोई पीवाईक्यू देख रहे हैं तो आप देखिए, पता करिए कि कौन सा थीम है, किस थीम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, कि फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी से प्रश्न पूछा गया है, किस जोन से ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे अगर मैं कहूं कि 90% ऑफ द प्रश्न जो पॉलिटी के आते हैं वो कुछ इन्हीं थीम्स पे आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन का टॉपिक देखते हैं, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। तो अगर आपको रिवाइज ही करना है तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स ही रिवाइज करिए। और हमें कहां से पता चला? पीवाईक्यूज को देखते। तो पीवाईक्यूज पे मास्टरी करना, यही हम लोग शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज पे मास्टरी करिए, उसी से ही एग्जामिनेशन निकलता है। अभी इस चीज से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि किसी ने कह दिया आपको कि मैंने तो जी 160 मार्क्स लगाए थे, वो पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ अपने आप को स्ट्रेस देंगे आप, और उससे चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो सर, जैसे अभी आपने बात की कि कौन से पर्टिकुलर थीम्स हमें पहले पॉलिटी में करनी चाहिए, और पहले इवेल्युएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है, और हम ये देख भी रहे हैं सर। जैसे अभी तो आप बच्चों को गाइड भी कर रहे हो, और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें रहा है मेंटरिंग में स्टूडेंट्स के साथ। तो आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, पर आंसर उसका आर्टिकल 21 रहता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन रहता है प्रेसिडेंट का, हर साल प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी बिल पे ठीक है, मनी बिल पे पूछा जाएगा, और एक टर्म्स पे आ जाएगा कौन सी। और अगर आपने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज कर लिया, प्रीएम्बल कर लिया, ये 4 टॉपिक्स कर लिया है, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे आपसे। 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर सिर्फ यही थीम किसी बच्चे ने कर ली तो 15 क्वेश्चन में से मैं श्योरिटी इस बात की दे सकता हूं कि 10 क्वेश्चन तो वो ठीक करके बिल्कुल कर सकता है। और ये जब मैंने पीवाईक्यूज का डिस्कशन किया है, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जब मैंने डिस्कशन किया तो मैंने वहां बताया है कि विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, लगभग 70% जो क्वेश्चंस हैं, 70 से 75% जो क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज से ही रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए हम फोकस कर रहे थे कि बार बार बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज पे मास्टरी करना है, वो बहुत जरूरी चीज है। तब आप उसके, अगर आपने कर लिया तब आप दूसरी चीजों के बारे में आप सोचिए। अगर नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो है पीवाईक्यूज पे मास्टरी। और वही चीज अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पोर्शन अगर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अगर आपने 1995 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज पे, सारे ऑप्शंस पे मास्टरी करी है, तो ट्रस्ट मी, आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो मोर देन 90% हो जाएगी। आप वहां पर देखेंगे, आपको लगेगा ये तो अच्छा, ये तो क्वेश्चन इस साल पूछा गया था। और ऐसा कई दफा होता है, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कौन सा नया कॉन्सेप्ट वो पूछ लेंगे, कौन सा नया चीज वो लेके आएंगे, वो सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट
और बेस तो वही है। तो कोशिश करना है कि पीवाईक्यूज की थीम पे मास्टरी करें। और सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। जैसे आपने बताया कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपने इकोनॉमिक्स, ये पर मैं अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोलूं कि पॉलिटी और हिस्ट्री तो तब भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, उसमें फैक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हर कोई बच्चे याद नहीं कर पाता। पर अगर हम एनवायरनमेंट को देखें, साइंस एंड टेक को देखें और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, अगर कोई बच्चे ये 4 पहले कर ले, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी आपके सिर्फ आपने बताया कुछ नया इतना करंट अपडेशन होता नहीं, होता है, पर मेजरली जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक्स पे ही डिपेंड रहते हैं। कि जैसे हर साल वो मनी मल्टीप्लायर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में पूछ लेगा, SLR, CRR, क्रेडिट रेशियो वगैरह, इन पे क्वेश्चन हर साल पूछता है वो। तो मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक ऐसा सब्जेक्ट है जो छोटा भी है एज कम्पेयर टू द, अगर हम कंपेयर करें हिस्ट्री और पॉलिटी से। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें ये 3 सबसे पहले करने चाहिए? क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट में से आते हैं, इतने क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक से आते हैं और इतने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो हम रेंज लेके चले तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपको नहीं लगता कि 50 से 55 का रेशियो बनता है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है मुकुल, कि जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट का के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बेस चाहिए ज्योग्राफिकल, कि पता तो हो कि मैप्स कैसे तरीके से हैं, कि इंडिया कहाँ, मतलब कि इंडिया और बाकी सारे जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, कि अगर स्पेन है तो स्पेन में कैटलोनिया कहाँ पर है, मतलब ये बेसिक चीजें का थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जब भी कभी आप जैसे जो प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या है कि उसको इनडायरेक्ट अप्रोच बता के क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो फिर हाई फाई कॉन्सेप्ट में रह जाता है। हमें कोशिश करना है कि थोड़ा बच्चे को बेसिक से उठाया जाए ताकि जब उसका फाउंडेशन बने वो बहुत ही स्ट्रांग बने। नो डाउट अबाउट इट कि इकोनॉमी का जो इन्वायरमेंट का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विद रिस्पेक्ट टू टैकलिंग इन्वायरमेंट, मैं आपको बताऊं कि इन्वायरमेंट को अगर आपको टैकल करना है तो आप इन्वायरमेंट का 2013 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज के सारे ऑप्शंस में मास्टरी करिए। पहली चीज, जो भी आपका बेसिक नोट्स है जहां से भी आपने किया है, और एक किताब आती है शंकर आईएएस की जो बुक है उससे आपने किया, नोट्स पीवाईक्यूज हो गए, और किसी भी एक मटेरियल से आपने करंट अफेयर कर लिए, किसी भी एक मटेरियल से ईयरली कंपाइलेशन किया इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट इज डन, इन्वायरमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वैसे ही है, आप अपने बेसिक नोट्स को करिए और मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन उसमें करंट अफेयर ही होता है। यूपीएससी सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन बेसिक साइंस का पूछेगा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो करंट ओरिएंटेड ही होंगे। तो कोशिश करना है कि किसी एक सोर्स से आप ईयरली कंपाइलेशन आप खत्म कर डालिए। और वहीं ऐसे ही इकोनॉमी में, अब क्या है कि इकोनॉमी में जैसे आप कह रहे हैं कि स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट होता ही है, और वो कि नो डाउट अबाउट इट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक का किसी एक बेसिक नोट से आप खत्म करिए, और उसके बाद करंट अफेयर फ्रॉम एनी गुड कंपाइलेशन वो खत्म किया, तो क्या हो गया कि बेसिक नोट्स और करंट अफेयर आपके खत्म हो गए। उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि यूपीएससी वहां पे यूज किए हुए वर्ड्स को डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशंस में पूछ लेता है। अब रही बात इन सारे एस्पेक्ट की कि सर कि करंट अफेयर इन वाले पोर्शंस में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैटर्न कभी भी चेंज हो जाता है। पैटर्न कभी भी चेंज हो जाने का मतलब क्या है, इन तीनों में जैसे अगर आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि ऑल टुगेदर क्या है कि स्टैटिक और करंट का रेशियो ऐसा है कि 7:3 है, कि मतलब कि अगर मैं कहूं कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 क्वेश्चन स्टैटिक के अराउंड होंगे, 3 क्वेश्चन के अराउंड करंट अफेयर के अराउंड रहेंगे। थोड़ा ये रेशियो इकोनॉमी में डेफिनेटली बढ़ सकता है और वो हम समझते भी हैं, लेकिन इस जोन में इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो जोन है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि शायद वो करंट ओरिएंटेड ही पूछ लें। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने देखा कि कावेरी नदी अगर न्यूज में, तो दे विल बी आस्किंग, वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से पूछेंगे कि ये जो कावेरी नदी है कौन कौन से नेशनल पार्क से होते हुए निकलती है, इसके इर्द गिर्द कौन कौन से टेम्पल्स हैं, मतलब अब क्या है वो इंटरलिंकेजेस पे पूछ रहा है। तो उसके लिए पहले आपको हिस्ट्री भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप इंटरलिंक कर पाएंगे।
तो आप जब इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन देखेंगे, वहां पर इंटरलिंकिंग का बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, बहुत सारा स्कोप होता है। तो इसलिए कभी कभार यूपीएससी वहां पर भी खेल जाता है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं नॉर्मली कहते हैं कि पहले आप फाउंडेशन स्ट्रांग करिए, देन आप इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो सर मेरा मेनली फोकस एनवायरनमेंट और साइंस पे इसलिए है क्योंकि 40 क्वेश्चन इन्हीं दो सब्जेक्ट से बेसिकली आएंगे 35 से 40 के बीच में। तो मेरा सिर्फ ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि क्वेश्चंस वो पूछ लेता है कि कौन सा पर्टिकुलर और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो 28-30 क्वेश्चन, हाँ 30 आप मतलब वही रेंज रहता है। पर आपने सर एक चीज देखी होगी कि यूपीएससी खेलती किस तरह से, बच्चे खूब सारा करंट अफेयर पढ़ेंगे, बट अगर पिछले साल के हम क्वेश्चंस को एनालाइज करें, पिछले 3-4 साल के, आपने भी इसको एनालाइज किया है, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट इन साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट में से, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, चाहे उसकी आपकी कोई भी न्यूज़ उसमें होगी, वो न्यूज़ में चल रहा हो उससे रिलेटेड, बट उन्होंने क्या पूछा स्टैटिक कि कौन सा रियल वर्ल्ड में आपको रख सकता है, किस में आप ये कह सकते हो आप फिजिकल वर्ल्ड में, पर आप रियल वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड की भी आप फीलिंग ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो 15 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से जो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने स्टैटिक अच्छे से किया हुआ है, जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी में आपने देखा हुआ क्वेश्चन पूछता है कि उसकी कितने और किस ऑर्बिट पे वो करता है, ये हर साल वाईफाई लाइफाइन पे भी क्वेश्चन पूछता है, जबकि ये न्यूज़ में रहते हैं पर वो स्टैटिक पे फोकस करता है कि आप बताओ क्यूआर कोड में बार कोड में क्या फ़र्क है। तो आपको नहीं लगता सिर्फ सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के और साइंस एंड टेक के अगर टाइम कॉस्ट रेशियो देखें तो सिर्फ अगर कोई बच्चा बेसिक ही कर लेता है और ज़्यादा फोकस वो करंट अफेयर पे नहीं करता है, तो भी 15 में से वो 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में कर पाएगा। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं बिल्कुल इस एस्पेक्ट में। जो प्रश्न पूछा यूपीएससी ने वो इसलिए पूछा क्योंकि वो करंट इवेंट पे, हाँ, तो करंट इवेंट का बेसिक स्टैटिक जानना, हाँ, ये तो यही अप्रोच ही होता है। हाँ, मतलब क्या हुआ कि ये टॉपिक करंट में था, इसलिए हम उसका स्टैटिक जान रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अलग अलग मत करिए, स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों, मतलब कि दोनों को साथ में लेके चलना है, हमेशा बैलेंस लेके चलना है कि जब भी कोई करंट का टॉपिक आप देख रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूं रमप्पा टेम्पल है, तो रमप्पा टेम्पल का वो न्यूज में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका आर्किटेक्चर स्टैटिक है, तो दोनों का अमेलगमेशन बहुत जरूरी है। तो ये एस्पेक्ट, तो इवन जो आप ये बात कर रहे हैं, ये एस्पेक्ट स्टैटिक और करंट अफेयर का अमेलगमेशन ना केवल सिर्फ इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बल्कि सारे सब्जेक्ट के साथ में, ये प्रोसेस में ही हमको इस तरीके से करना चाहिए। तो वही सर मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम जब ज्यादा फोकस रहते हैं करंट अफेयर पे तो यूपीएससी गेम खेल जाती है। जैसे उस दिन भी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे इससे रिलेटेड कि द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट बनी थी, बच्चों ने पढ़ा कौन सी वो ट्राइब से बिलोंग करती है, बेसिकली क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा कि कितने इलेक्टोरल और प्रपोजल होने चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, क्या एज होनी चाहिए, वो बेसिक्स में कन्वर्ट करता है। और आपको जान के ताजुब होगा, ये पीवाईक्यू था, ये रिपीटेड पीवाईक्यू है। और यही एक चीज है कि जब हम बात ही कर रहे हैं तो फिर से मैं ये एम्फसाइज करवाना चाहूंगा कि हमें पीवाईक्यूज पे मास्टरी बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस भगवान सर ये कहता है कि चलो तुमने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, मैं कहता हूँ डीडी वासु भी नहीं पढ़ी, एक बार मैं ये भी मान लेता हूँ तुमने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी और तुम अभी भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने पिछले 1995 से लेके और अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, ऐसे कहते हैं ना कि हम रट के घोल के पी गए, सिर्फ उतना भी कर लेगा तो हाँ वो डिसेंट अटेम्प्ट मार सकता है, भगवान डिसेंट अटेम्प्ट मार सकता है, लेकिन नॉट एनफ टू क्लियर। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और हम मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा इस तरीके से लेने लग जाए कि नहीं सिर्फ पीवाईक्यूज ही करना है। बेसिक नोट्स पीवाईक्यू, बेसिक नोट्स करिए फिर पीवाईक्यूज करिए। मतलब आपको मतलब एक सोर्स से पकड़ के रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न भी इतने इजी नहीं होंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिबर्टी तो ये तो फ्रीडम ही होगी, तो लिबर्टी में और फ्रीडम में क्या अंतर है? तो वो आपको समझ डेवलप करने के लिए आपको बेसिक एनसीईआरटीज वगैरह से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे। अब मैं कहूं कि कोई इंजीनियर है जिसने अपना 4 साल अपनी इंजीनियरिंग करी है और ऑल टुगेदर अब आए सिर्फ पीवाईक्यूज करे, तो उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो वो एक ठीक वो मतलब कि एक तरीका जो है उस तरीके को ही हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत बच्चों का फोकस रहता है करंट अफेयर, बार बार करंट अफेयर करें, बड़े ही आपने देखा होगा डायलेमा बना हुआ है मार्केट में कि करंट अफेयर नहीं पढ़ा
द हिंदू नहीं पढ़ा भी आपने, या कोई पर्टिकुलर कोचिंग की XYZ की 365 नहीं की, तो आप करंट अफेयर नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो सर आपको ये नहीं लगता कि ये हमने एक वहम बनाया हुआ है बच्चों के बीच में, एक डर बनाया हुआ है कि इतना ज़्यादा हमने फोकस कर दिया करंट अफेयर पे कि बच्चे सिर्फ बेसिक्स भी भूले जा रहे हैं? एक्चुअली मैं जब मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ तो मैंने ये पाया है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सी करंट अफेयर जब आप मैगजीन पढ़ते हैं तो इट इज गिविंग यू अ इंफॉर्मेशन, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो आपको रिफॉर्म करता है, वो आपको अंदर से इवॉल्व करता है। क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ने की जब हैबिट डालेंगे तो क्या होता है कि डेली बेसिस पे अपडेट्स हो रहे हैं, किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट मुकुल ये बहुत ज़रूरी है जो सीसेट पे हम लोग आएंगे और सीसेट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें कॉम्प्रहेंशन जो आता है उसके लिए उन कॉम्प्रहेंशन, जिस तरीके से कॉम्प्रहेंशन यूपीएससी पूछता है, उनको सॉल्व करने के लिए आपके अंदर भी वो स्किल होना चाहिए, वो एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। और वो एप्टीट्यूड को स्किल में कन्वर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। तो पहली चीज तो ये कि न्यूज़पेपर को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर एनीवेज हैबिट में ही होना चाहिए। जो भी एक एस्पिरेंट है जो चाहता है कि सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन मेरा हो जाए और बहुत अच्छे से हो जाए, तो न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि न्यूज़पेपर इवन जब आप डीएम भी बन जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बन जाएंगे, वहां पर भी आपको देखना होगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तब तो आप अपने आप को इंपावर करके रखेंगे, तब तो आप नॉलेजेबल होंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इश्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या इश्यूज थे, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है उन इश्यूज का। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज कि सर इस टाइम पे बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स दे रहे हैं कि क्या करें, अभी न्यूज़पेपर पढ़ें कि रोक दें, वो एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि क्या अभी भी मैगजीन ही पढ़ते रहें या फिर डेली का डेली न्यूज़पेपर में 3-3 घंटे 2-2 घंटे दें। तो मैं कहूंगा कि अभी इस वक्त पे आपको सिर्फ स्किम थ्रू करना है न्यूज़पेपर में कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। कि जैसे हम लोग नहीं करते हैं कि चाय में बैठ गए और बस थोड़ा सा देखें, हाँ, तो 10-15 मिनट आपने कर लिया और उसके बाद आप कोई भी ईयरली कंपाइलेशन पकड़िए, उसको अच्छे से याद कर डालिए और उसी को बार बार आप रिवाइज करिए। और जब आप ये करते हैं तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स के से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है टू द पॉइंट हो जाती है। और अक्सर ही हमने देखा है कि कुछ लोग क्या करते थे कि कुछ टॉपर्स ने ऐसा भी कहा है कि मैंने ये ईयरली कंपाइलेशन किया और उसके ऊपर ही मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो उससे क्या हो गया कि मेरा पकड़ उन करंट अफेयर्स पे और स्ट्रांग हो गई और मुझे याद हो गया। तो अगर आपको याद करना है तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अगर किसी ने ऐसा प्रश्न किया कि सर मैं अगर क्विज ना कर पाऊं तो क्या होगा, तो आप उतना अच्छे से याद कर पाए कि जब आप वो पहली बार में आप पढ़ रहे हैं तो आप इतना अच्छे से पढ़ लिए कि आपको सारी चीजें याद हो गई। तो सारा मुद्दा ही वही है कि जो प्रैक्टिस हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने रिवीजन उतना अच्छे से शायद नहीं हुआ होगा, तो हम सारे लूप होल्स को जो प्लग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये हम समझ गए कि करंट अफेयर में इस टाइम पे क्या फोकस रखना है। तो जो अभी आने वाला एग्जाम है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें किसी इंस्टीट्यूट, कोई भी जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है उसका आप उठाइए कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन और सब्जेक्ट वाइज खत्म करा लिए और इतना ही कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से चीजें हो जाती। सर भगवान सर, एक चीज और जो भी माइंड में आ रही है मेरे, वो सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों का, जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सबसे बड़ा जो मैटर करता है कि एक्यूरेसी और रिस्क टेकिंग में कितना बैलेंस बना के चलेंगे। जैसे कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि 80 क्वेश्चन तो हमें टिक मार के आने हैं, पर किसी बच्चे को 85 आ रहे हैं, तो वो 30 क्वेश्चन को कैसे 80 तक कैसे पहुंचे? मतलब एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी या रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड ज्यादा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अब चूंकि हम लोगों ने फाउंडेशन ही, जब हमारी चर्चा हो रही तो हम लोगों ने फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर लिया है कि अब हमें बताना ये बहुत ही आसान होगा। देखिए, जब हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा करी तो हम लोगों ने बोला कि पीवाईक्यूज पे मास्टरी करो, ठीक है। और मैंने एक लाइन भी बोली कि जैसे ही आप पीवाईक्यूज पे मास्टरी करते हैं आपकी एक्यूरेसी अचानक से आपको लगेगा कि एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर किसी बच्चे ने बेसिक नोट्स पीवाईक्यूज अच्छे से खत्म किया हुआ है तो उसकी एक्यूरेसी अपने आप ही इंप्रूव हो जाती थी। दूसरी नेक्स्ट चीज, जो पहला प्रश्न था आपका कि सर इलिमिनेशन स्ट्रेटजीज, जो कि नॉर्मली लोग कहते हैं गेस वर्क है, लेकिन वो
गेस वर्क नहीं, वो एजुकेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और वो एक स्किल होती है कि आपने यूपीएससी के जो लैंग्वेज फ्रेम होती है, जो यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स लैंग्वेज फॉर्म करते हैं, उसमें आपकी पकड़ स्ट्रांग है। तो अगर आप ये देखेंगे कि चूंकि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे एनीवे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप जब अब थोड़ा थोड़ा रिस्क आप देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए प्रैक्टिसिंग मॉक थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं कि आप देख पाते हैं कि कितना मैं रिस्क ले पाता हूं, और मैं जब रिस्क लेता हूं तो कितने मेरे प्रश्न सही होते हैं और कितने मेरे प्रश्न गलत होते हैं। तो वो एक चीज मॉक टेस्ट पेपर्स बता देते हैं। तो अब जैसे अगर मान लीजिए कि आप मॉक पे बैठे, आपने मॉक में देखा कि मेरे को ये 40-50 क्वेश्चंस मेरे से अच्छे से आते थे, और उसके बाद मैंने इन क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए। इन 2 ऑप्शंस में से मैंने ऐसे 30 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन था, और उन 2 ऑप्शंस में ही मैंने कोई एक ऑप्शन चूज किया, और आप देखिए आपने पाया कि 30 में से मेरे 15 सही हो गए, 15 गलत हो गए। तो आप पाए कि तब भी आप नेट पॉजिटिव दिए, तब भी आप पॉजिटिवली ही आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा तो सिर्फ 5 ही सही हो पाए, बाकी सारे गलत हो गए, तो आपको भी और वर्क करना है। इसका मतलब आपके पीवाईक्यूज पे पकड़ स्ट्रांग नहीं है, आपका बेसिक नोट्स पे पकड़ स्ट्रांग नहीं है। इसलिए आप कुछ लोगों को देखेंगे मुकुल कि वो आपने देखा होगा कि कुछ लोग 125 मार्क्स, 130 मार्क्स, किसी एक स्टूडेंट के 141 मार्क्स, जब कट ऑफ 77 गया है, जब सिविल सर्विसेज का कट ऑफ 71 गया है, उस बच्चे के मार्क्स 141 आए हैं प्रीलिम्स में। वो कैसे पॉसिबल है? वो इसी तरीके से पॉसिबल है क्योंकि उनकी मास्टरी हो चुकी है इन सब चीजों में। उन्होंने देखा है, उनको पता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, और ये एक स्किल है जो कि बाय अटेम्प्टिंग मॉक, बाय सीइंग ऑल दीस पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन, हमको वो आती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भगवान सर, हमने तो हर टॉपिक को GS1 के जो पेपर होगा पहले, जो 9 बजे से 11 बजे तक, उसको तो हमने कर लिया है। कोई ऐसा 9:30 से 11:30, हाँ 9:30 से 11:30 वाला, उसमें तो हमने सब कुछ कर लिया है। शायद ही कुछ ऐसा बच्चों को जो हमने डिस्कस ना किया हो। बिल्कुल। अब चलते हैं CSAT पे। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, CSAT सर काफी ज्यादा क्रूशियल हो गया मेरे हिसाब से प्रीलिम्स निकालने में। कई बच्चे ऐसे भी देखे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, GS में तो उनकी कट ऑफ के जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं, पर जो CSAT में 67 मार्क्स है उसका वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे क्वालिफाई करें CSAT, किस तरह से करें? ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे कि चूंकि आपने एग्जांपल्स मेंशन किए, तो मेरे पास में ही अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट आए, वो कहते हैं कि सर मैं IIT कानपुर का हूँ और मैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड निकाला हूँ, और जब मैं UPSC के एग्जामिनेशन में बैठा तो सर मैं किसी से शेयर नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन निकाला है और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर भगवान सर हैं और वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, तो मैं आपके पास में आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर मैं IIT कानपुर का हूं और मैथमेटिक्स ओलंपियाड मैंने निकाला था, लेकिन जब मैं UPSC के पेपर में बैठा तो GS में मेरे 121 मार्क्स के अराउंड आ रहे थे, लेकिन CSAT में मेरे 45 मार्क्स आए। मैं ब्रूटली फेल कर गया CSAT इसलिए नहीं होता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि उन्होंने जब या तो उन्होंने लाइटली लिया है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने बनते हुए क्वेश्चन गलत किए, उनको तरीका नहीं पता चला। अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड करूं CSAT को, तो मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करने का कोशिश करूंगा। पहला है कॉम्प्रहेंशन, दूसरा है एप्टीट्यूड, और तीसरा है रीजनिंग। अगर आप कॉम्प्रहेंशन देखते हैं तो कॉम्प्रहेंशन में अप्रॉक्सीमेटली 27-28 प्रश्न हर साल UPSC पूछता है CSAT के पेपर्स में, और इन 27-28 क्वेश्चंस में अगर आपको मास्टरी चाहिए कि मेरा क्वेश्चन गलत ही ना हो, मोर देन 90% एक्यूरेसी हो, उसको अगर चाहिए तो आप क्या करेंगे, लास्ट 5 साल के जो PYQs हैं उनकी लैंग्वेज में पकड़ बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मिलते जुलते ही पैसेजेस होते हैं, और आप देखेंगे वही इलिमिनेशन चीजें आप पाएंगे कि जब 2 ऑप्शंस बच गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन जब बच गए, तो कौन सा वाला ऑप्शन जो UPSC देता है वो कौन सा वाला सही होता है। ये वाला नैक आपको तब आएगा जब आप लास्ट 5 साल के जो PYQs हैं उनको कम से कम 4-5 बार खत्म कर लिए, तो उससे वो लैंग्वेज में पकड़ हो जाती है। तो पहला चीज मेरा एक क्लियर मैसेज है और श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी है कॉम्प्रहेंशन के लिए। जो 27-28 प्रश्न आते हैं उसमें अगर मोर देन 90% एक्यूरेसी आपको अगर चाहिए, तो उसका तरीका क्या है कि लास्ट 5 साल के जो PYQs हैं उनके जो कॉम्प्रहेंशंस हैं उनको आप बार बार देखिए, उनकी लैंग्वेज में पकड़ बनाइए एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। इससे एक पार्ट खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है हमारा एप्टीट्यूड में अगर आप देखते हैं तो कुछ ही पोर्शंस हैं जिन पोर्शन से UPSC फ्रेम करता है क्वेश्चन, और अगर वो प्रश्न आए
तो वहां पर आपको वो चूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आप चूज नहीं कर पाएंगे तो आप रेस से बाहर होंगे, आप इलिमिनेट हो जाएंगे एग्जामिनेशन से। तो आपको कोशिश करना है कि वो टॉपिक्स पहचानिए। जैसे कि अगर मैं कहूं नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, स्पीड टाइम एंड वर्क हो गया, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क हो गया, या स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे हैं जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, फिर जैसे कि बोर्ड का नीचे आना, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड ट्रेंड, ऐसे बहुत सारे जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देखिए पीवाईक्यू से। ऐसे 10 टॉपिक्स हैं और वो 10 टॉपिक्स आप एनालाइज करिए लास्ट पीवाईक्यूज को देख के, और उनमें से अगर प्रश्न आए तो एटलीस्ट आपको कोशिश करना है कि वो अगर 17-18 क्वेश्चंस हैं आ रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि 12-13 आपके सही होने चाहिए। और वो सही हो जाते हैं मुकुल, क्योंकि वो अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किया है और यही 10 टॉपिक्स में ही तो मास्टरी करनी है आपको, वो आप कोशिश करिए। फिर आता है एक नेक्स्ट स्टेज जो है रीजनिंग का स्टेज। रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछता है, क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, क्यूब एंड क्यूबाइड के क्वेश्चंस, कलरिंग एंड पेंटिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, ऐसे प्रश्नों के ऊपर यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं। ये अब सिलोजिज्म हो गया। अब ये प्रश्न टू द पॉइंट है और हर साल पूछे जाते हैं। अब मैंने जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हैं, चाहे वो मैंने एप्टीट्यूड का मेंशन किया हो, चाहे वो मैंने रीजनिंग का मेंशन किया हो, ये टू द पॉइंट और इनके बिना पेपर बनता ही नहीं। तो आप क्या करें कि आप इन पे मास्टरी करें, rather than studying any other topic, you should be focusing upon, ये आपका फोकस ये होना चाहिए कि इन टॉपिक्स पे आपकी पकड़ स्ट्रांग हो जाए। अब जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आप कोशिश करिए कि शुरुआत के 50 मिनट, 45 से 50 मिनट में आप कंप्रहेंशन खत्म करिए विद 90% एक्यूरेसी। तो अगर मैं 27 क्वेश्चन की बात करूं तो 27 क्वेश्चन अगर आते हैं उसमें 90% एक्यूरेसी अगर हो गई तो आपके 90% एक्यूरेसी होगी तो तब भी आपके लगभग 58-60 मार्क्स हो रहे हैं। मैं लेके चलता हूं, मान लीजिए आपके 55 मार्क्स ही हो गए, 55 मार्क्स हो गए तो 55 मार्क्स यहां से आए। फिर आप आए 17 क्वेश्चन, आपने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एप्टीट्यूड के। 17 क्वेश्चन आपने जब अटेम्प्ट किए एप्टीट्यूड के, वहां पर मोर देन 90% एक्यूरेसी रखने का कोशिश करिए। तो आपका कुछ कुल मिला के मान लीजिए यहां से आ गए कुछ मैं कहता हूं कि 25 मार्क, मान लीजिए 25 भी नहीं आए, 20 ही आए, तो भी आप 50 20 70 हो गया। और फिर उसके बाद रीजनिंग आए। रीजनिंग में मैं कहता हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ आप मान लीजिए कि कुछ 10 प्रश्नों में से आप 7-8 कोशिश किया आपने, और 7-8 में से मान लीजिए कि आपके कुछ 5 क्वेश्चन के राउंड मान लीजिए सही हुए, तो यहां से भी आपके लगभग 10-15 मार्क्स आसानी से मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि आप बहुत ही कंफर्टेबली, अगर आप 55 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दिए विद आपने कोशिश करी मोर देन 90% एक्यूरेसी की, लेकिन एक्यूरेसी अगर मोर देन 80% भी होती है तो भी आप कंफर्टेबली एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं, सीसेट निकाल रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी लोग कोई नहीं बताते हैं। क्या होता है कि एग्जामिनेशन में इस पूरे जो ये यूपीएससी का संगम है, इसमें यूफोरिया है। इसमें ऐसा है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे ऐसे नुआंसेस हैं जिसमें लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। करंट पूरा मार्केट ही फ्लडेड है बहुत सारे रिसोर्सेज से, बहुत सारे कंटेंट मटेरियल से, तो लोग डिफ्यूज हो जाते हैं और इसी चीज को, इसी फियर को मार्केटाइज करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कोशिश करिए कि इन टॉपिक्स पे पकड़ बनाइए, पीवाईक्यूज पे मास्टरी करिए। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस पे हम फोकस करेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट ये है कि अपने माइंड को शांत रखना, मन को शांत रखना। क्योंकि माइंड अगर काम नहीं है तो आप एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा होता है मुकुल कि जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे, अपना पेपर देखेंगे, तो शुरुआत के 7-8 क्वेश्चन आपसे बन ही नहीं रहे। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जो है बहुत टफ पूछ लिया है, तो आपको फ्लिप थ्रू पेजेस करने होते हैं। आपको देखना होता है कि मेरा कंफर्टेबल जोन कहाँ है, मेरा कंफर्टेबल जोन क्या 25 क्वेश्चन से शुरू होता है, क्या कि 25वां क्वेश्चन मेरे से बनता है, कि 50वां क्वेश्चन मेरे से बनता है। आपको वो कंफर्टेबल जोन ढूंढना होता है। और ये कब हो पाएगा? जब आपका माइंड शांत होगा। आपको योगा मेडिटेशन भी करना चाहिए, सुबह और शाम में आपको योगा मेडिटेशन भी करना चाहिए। कृष्णा एक चीज कहते हैं एक माइंडसेट के बारे में कि अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिना, those who are fearless and those who are hardworking, for them anything is achievable। सब कुछ प्राप्य है। अगर आप fearless होके पूरी मेहनत से अपना मेहनत करते हैं, अपना हार्ड वर्क पुट इन करते हैं, अपना पूरा सोल एंड हार्ट देते हैं, तो एग्जामिनेशन आपके लिए सिर्फ एक केक वॉक होगा। तो कोशिश करेंगे कि आप उसी तरीके से लेके चलिए और वही उसी तरीके का माइंडसेट भी आपका होना चाहिए। तो भगवान सर, अभी हमने काफी डिटेल में सी सेट के बारे में जान लिया है और जो पेपर 1 होता है उसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात करी। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वो ये है, जब एग्ज़ाम अप्रोच करता है
लास्ट के 5-10 दिन बचते हैं, तो उसमें हमारी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए रिवीजन की? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये सबसे हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट होंगे और लास्ट के 5-10 दिनों में आपको अपने माइंड को बहुत काम रखना है। तो कोशिश करना है कि जो लास्ट के 10 डेज हो तो अपने माइंड को शांत रखें। सबसे पहली चीज़, आपने बहुत मेहनत करी है, कुडोज टू यू गाइस, जिन्होंने पूरा आपने कम से कम आप इस फील्ड में आने का आपने प्रयास किया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको ये कोशिश करना है अपने माइंड को शांत रखना है, क्योंकि आप बहुत सारा उथल पुथल देख रहे होंगे अपने माइंड में। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हमें ये करना है कि जो यूपीएससी की जो पीवाईक्यूज हैं, तो जो हम बात कर रहे थे कि 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का, ऐसे एक इंडिविजुअली पेपर निकाल के आप सुबह का कुछ घंटे आप इसी पर दीजिए कि अगर मुझे कुछ पता भी नहीं होता तो मैं इस प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व करता। यूपीएससी के माइंडसेट में घुसने का प्रयास करना है, और ये लास्ट के कुछ दिनों में बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये कर लिया तो आप समझिए कि +10 +20 हो जाता है। तो जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, अगर मान लीजिए 70 मार्क्स आ रहे हैं और आप होवर कर रहे थे प्रीलिम्स के कट ऑफ के आसपास, तो आसानी से आप 90 मार्क्स या फिर 95 मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि यूपीएससी के माइंडसेट के अंदर घुसना। दूसरी चीज, जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं यूपीएससी की, जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, पीवाईक्यू थीम्स हैं, उन सारी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स को आप रिवाइज कर डालिए। आप हर चीज नहीं पढ़ सकते इस लिमिटेड टाइम में, आपको कोशिश करना होगा, आपको टू द पॉइंट बहुत डायरेक्टली आपको मैं बता रहा हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, हर एक सब्जेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं, उन थीम्स को एक रिवाइज करने का प्रयास करिए। और करंट अफेयर को कोशिश करिए, किसी भी एक ईयरली कंपाइलेशन का करंट अफेयर आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज करिए और इन्हीं चीजों पे फोकस बनाए रखिए, पकड़ बनाए रखिए, और इसी तरीके से आपका एग्जामिनेशन आसानी से निकल जाएगा। और अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिसमें हम लोग देखते हैं कि सर इस मोमेंट पे क्या होता है कि माइंड इतना डिस्ट्रैक्शन देता है मुकुल सर कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किस चीज पे करे, क्योंकि इतनी सारी चीजों को समझ में सुन रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, कितनी सारी चीजों को अब्सॉर्व करे। तो उसके लिए और हर एक चीज पे फिर वो डाउट करने लग जाता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी कि नहीं, कि ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क करेगी कि नहीं। तो उसके लिए कृष्णा एक लाइन बोलते हैं कि नायम लोकास्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना, फॉर अ डाउटिंग सोल देयर इज नो हैप्पीनेस नाइदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द अदर। तो मतलब क्या है कि आपको जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइसेस थी। मतलब अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लो, कोई भी नहीं बताता है, सब आपको मतलब इस तरीके से बताते हैं कि पूरा मार्केट ही आप मार्केट में कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये एडवाइजेस आपको जो मिल रही हैं वो शायद आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो। और अगर आप इन सब चीजों पे फोकस कर लिए और जो हम लोगों ने अभी चर्चा करी, इन पे अगर आपने कुछ अमल किया और उसको 100% इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया, तो हो सकता है कि आप शायद मेंस के स्टेज में मिल रहे हों। हाँ। तो कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से आप मेहनत करें। तो सर, जैसे हमने अभी आपने जिस तरह से बताया है और हमने जिस तरह से डिस्कस किया है, शायद ही किसी ने ऐसा पॉडकास्ट किया होगा जो इतना ओपनली हम बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम को निकालना है। क्योंकि मेजरली जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं वो डर से खेलते हैं बच्चों के, कि भाई बच्चों को डराएं कि कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको कोचिंग में घुसाएं। पर यहाँ का जो मेरा सोल पर्पस था स्टार्टिंग से ही पॉडकास्ट का, वो यही था कि हम बच्चों को गाइड कर सकें। बिल्कुल। ताकि कोई भी अगर किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, वो गाइडेंस की वजह से उसका एग्जाम नहीं रहना चाहिए या उसका करियर नहीं बना। ठीक है, तो आज हमने बड़ी डिटेल में ये चीज की है, शायद ही आपको कोई बता पाएगा। अगर कोई बच्चा इनको इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में, और जितने भी दिन अभी बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो हम श्योरिटी देते हैं बैठ के कि आप खुद ही ये बोलोगे कि सर जो आपने बोला था और जो भगवान सर ने अभी बताया, हाँ मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और उससे मेरा एग्जाम निकला। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स के बीच में इसको शेयर करना, ताकि जिसको इस सेशन की नीड है उस तक ये सेशन पहुंच पाए। और ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को कि इस साल तुम एग्ज़ाम निकालो, ताकि हम मेंस पे भी काफ़ी डिटेल में ताकि बात कर सकें, ताकि इस साल हम तुम्हें IAS जरूर बना दें। थैंक यू सो मच।